पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अब होंगे सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें देखी गई हैं। ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो आर्मी के हाथ में थे या नहीं थे, लेकिन एक्चुअल कमांड आर्मी ही रखती थी। लेकिन अब क्या होगा? अब कागजी तौर पे, मतलब जैसे बोलते हैं कि एक्चुअल कमांड भी आर्मी के हाथ में, और कागजी तौर पे यानी कि ऑन रिटन पेपर्स भी वो आर्मी के हाथ में। यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब पेपर प्राइम मिनिस्टर होंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पहले से पेपर डिफेंस मिनिस्टर थे। सारी कमांड अब जाने वाली है पाकिस्तानी सेना के हाथ में। इससे होता क्या? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि यार चला गया तो ठीक है, आर्मी के हाथ में रहेगा। नहीं नहीं, अगर पाकिस्तान ने किसी पे न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया तो वो अब एक न्यूक्लियर वेपन लॉन्च जो है ना, वो होगा क्या? वो जो सिविलियन लीडरशिप है उसको बिल्कुल पंगु बना देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। उसके बाद सारा कमांड आर्मी के हाथ में आ जाएगा। एक वॉर में न्यूक्लियर वेपन यूज होना का मतलब यह है कि योर सिविलियन लीडरशिप इज ओवर, सब कुछ आर्मी के हाथ में चला जाएगा। अब तक कई जगह पे पेपर स्टैंप, रबर स्टैंप ये गेम खेला जा रहा था। 27th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसके बाद स्ट्रेटेजिक जो फोर्स, स्ट्रेटेजिक जो कमांड है वो आर्मी चीफ के हाथ में होगी, फील्ड मार्शल के हाथ में होगी। ये बात हम देख चुके हैं इससे पहले भी। किस कंटेक्स्ट में हम देख चुके हैं इससे पहले भी? चाइना के कंटेक्स्ट में। चाइना की जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है भले ही शी जिनपिंग के हाथ में है, लेकिन आर्मी एक अच्छा कमांड रखती है। और आर्मी कितना बड़ा खतरा बन रही है पाकिस्तान चाइना की, कि जिस समय चाइना के प्रेसिडेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ झूले पे झूल रहे थे, उस समय चाइनीज आर्मी ने इंडिया में इनकर्शंस कर ली थी। ये एक बहुत डेंजरस साइन है। इसकी बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, एक लंबे अरसे तक भारतीय सेना में इन्होंने सेवाएं दी और आज भी भारत माता की सेवा में लगे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर एक चीज, जय हिंद, नमस्कार रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने शो में आप बुलाते हैं और आपके साथ एक अच्छा डिस्कशन हम कर पाते हैं। सर बस आपका एक्सपीरियंस इतना है और आपका क्लाउड इतना है, आपका क्या बोलें कि आप हाउस होल्ड नेम है इंडिया में। अब एक चीज सर कि ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस इंडिया में, यानी कि न्यूक्लियर बटन इंडिया में। अच्छा, न्यूक्लियर बटन जब मैं बोलता हूं तो वो कोई बटन नहीं होता, एक ऐसा पेज होता है जिसके बिना न्यूक्लियर वेपन लॉन्च नहीं हो सकता। जैसे कोड्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में ताले में रखे कोड्स प्राइम मिनिस्टर ही देंगे। 180, 200, 300, 500 जितने भी न्यूक्लियर वेपन है सबके कोड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में रखे। लेकिन पाकिस्तान में अब हो रहा है कोड्स भी वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से निकल करके वो आर्मी चीफ के ऑफिस में पहुंच जाएंगे। सर वन थिंग, कितना डेंजरस है? अगर एक मोटे तौर पे देखा जाए, दुनिया के सभी कंट्रीज के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 9 की 9 कंट्रीज के, ऐसा माना जाता है कि उसमें इनहेरेंट सेफ्टी रखी जाती है वेरियस टाइप। और वो सिर्फ इसलिए रखी जाती है कि अगर आप किसी एक सेंट्रलाइज्ड बंदे के पास रखेंगे तो ही मे बी अ मैड मैन टुमारो, कि वो उस मैडनेस में गलती कर जाए या ओवर रिएक्ट कर जाए। इसलिए एक सिस्टम लगाया जाता है हर जगह पर ही कि पॉलिटिकल बॉसेस होंगे, इंटरमीडिएट बॉसेस होंगे, उसके बाद वो ऑपरेशन कमांड के लोग होंगे, उसके बाद जब वो रिलीज होगा तो वो सो कॉल्ड शिप वाला, एयरक्राफ्ट वाला, ग्राउंड वाला जो फाइनल अथॉरिटी होगा उसको फायर कर। सो इन सबको डेलिबरेटली अलग रखा जाता है, इंक्लूडिंग इवन जो डिलीवरी मीन्स हैं और जो मिसाइल है, उन सबको भी 2 पार्ट में रखा जाता है कि उनको असेंबल करके एक ही जगह नहीं रखा जाता। सो ये दीज आर कॉल्ड एज एक्चुअली बेसिकली सेफ्टीज। और सेफ्टीज के साथ साथ एक मैच्योरिटी भी है कि हो सकता है चेन ऑफ कमांड में कोई एक जगह पर कोई गलती कर भी जाए तो हो सकता है दूसरा वाला रोक लेगा, तीसरा वाला रोक लेगा, वगैरह वगैरह। जैसे कि अगर आपको पुराना याद हो तो इसके ऊपर काफी चर्चा भी रही कि देयर वाज अ टाइम कि एक पर्टिकुलर जहाज में न्यूक्लियर वेपन था, उसको रिलीज करने को बोला भी गया था, लेकिन फाइनल अथॉरिटी इज विद द पायलट कि नहीं, मैं नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली उससे करना।
क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे इसलिए ये चीज क्यूबन हाँ, मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे हुई थी। सोवियत यूनियन की पनडुब्बी में, यानी कि सबमरीन में था, और उसके कमांडर ने कोड देने से मना कर दिया था। और वहां के सो जो या प्लीज कंटिन्यू सर। सो होता क्या है कि आपको हाईएस्ट अथॉरिटी वो कोड्स देगा, तो वो लोअर अथॉरिटी के जो सिस्टम है वो ओपन अप हो जाएंगे। जब लोअर वाला देगा तो तीसरे लेवल का जो है उसके कोड्स ओपन अप हो जाएंगे, और फाइनली जो कोड जिसने फायर करना है, जैसे आप बता रहे हैं अगर सबमरीन ने फायर करना है, जब उसके पास वो कोड जाएंगे तभी उसके पास जो कोड है तभी वो मैच कर कर खोल पाएगा, अदरवाइज वो फायर नहीं होगा। दीज आर कॉल्ड एज इनहेरेंट कंप्यूटराइज्ड सेफ्टीज। नाउ बात आती है पाकिस्तान में 27th अमेंडमेंट। अपने आप में अगर देखा जाए तो एक फॉर्मेलिटी है, एक प्रोसीजरल चेंज है। पाकिस्तान वाज ऑलवेज एग्रेसिव अबाउट देयर बॉम्ब, पाकिस्तान वाज नेवर रिस्पॉन्सिबल अबाउट देयर बॉम्ब। उसके पॉलिटिशियंस जो कि आप तक अगर हम कहें कि प्राइम मिनिस्टर जैसे लोगों के अगर हाथ में थी भी, तो आपने देखा है कि डिफेंस मिनिस्टर के आउटबर्स्ट, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के आउटबर्स्ट, बाकी मंत्रियों के आउटबर्स्ट हैज ऑलवेज बीन। अदरवाइज ये बात कैसे आ सकती है कि साडे कोल भी है पाइया पाइया दे बम, साडे कोल भी है 50 ग्राम दे बम, साडे तक चौका ते लगी हैगी, हर चौक पर हमारे लगा हुआ है, मतलब यू नो ऑल दैट इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। लेकिन इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कहां से आती है? जब आपके कंट्री का कैरेक्टर इररिस्पॉन्सिबल हो, वहां से निकल कर आए। इस तरह की बात आप देखिए, सोचिए। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इजराइल में पहली बार किसी एक मंत्री ने कहा था कि इफ एनीबडी विल यूज अ न्यूक्लियर वेपन देन इट विल बी रेसिप्रोकेटेड। उसको उसी दिन सैक कर दिया, क्योंकि इजराइल डजंट वांट टू डिक्लेयर कि हमारे पास है। पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अब ये वही वाली बात है कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में बॉम्ब कंट्रोल कौन करेगा, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना इज्जत बचाने के लिए एक सिस्टम जरूर था। और उसमें अगर हम देखें तो इसके वो मोटे मोटे तौर पर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है उसका जो एनएससी वाला पार्ट जो ऑपरेशन कंट्रोल करता है, दैट इज द सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है, ये उसका काम होता है। एक होती है उनकी नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड अथॉरिटी, और यहाँ पर सो कॉल्ड वो पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं जो पॉलिसी, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल डिसीजन देंगे। ऑपरेशन कंट्रोल एनएससी के पास, लेकिन ऑपरेशनल डिसीजन जिसको कि बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास। सो वहां से, और साथ ही साथ उनके पास एक और डिवीजन होती है जैसे कॉल्ड एज द स्ट्रेटेजिक डिवीजन। वो जो है इन सारे कामों को जो एनएससी करती है, एनएससीए करती है, दैट इज द कमांड अथॉरिटी जो पॉलिटिकल वाली है, ये उसका सेक्रेटेरिएट के तौर पर काम आता है। सेक्रेटेरिएट और ऑपरेशनल कंट्रोल करने वाली एनएससी के ये बीच के ब्रिज को मतलब ब्रिज के तौर पर काम करता है। ऑफ कोर्स पॉलिसी डिसीजंस जो निकल कर आते हैं, सिक्योरिटी डिसीजंस जो निकल कर आते हैं, उनको भी ये एनएससी तक सो कॉल्ड पास ऑन कर पाता। अब होगा क्या? अब तक जो एनएससीए था, दैट इज कमांड अथॉरिटी जो थी, जो पॉलिटिकल वाली थी सो कॉल्ड, अब उसका महत्व जो है वो डाउनग्रेड हो। अब वो डाउनग्रेड कैसे? उसका मतलब क्या है कि अब के बाद फील्ड मार्शल विल ओनली इन्फॉर्म द प्राइम मिनिस्टर कि आई एम डूइंग दिस। वो उनके पास ये करने नहीं आएगा कि सर आप अपने बटन दीजिए, जरा उसमें कोड डालने हैं, ये करना है, वो करना है। अगर आप जनरली देखना, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब भी कहीं ट्रेवल कर रहे थे, उनके साथ एक आर्मी यूनिफॉर्म में बंदा होता है, हमेशा होगा, आप देखेंगे। दैट इज द मैन हु कैरीज दैट बैग, जो कोड्स होंगे, ठीक है ना। सो अब जो होगा वो बैग वाला, अब वो बंदा होगा लेकिन वो बैग नहीं है, क्योंकि उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो फील्ड मार्शल का। अब प्रॉब्लम जो आएगी वो ये आएगी कि फील्ड मार्शल एक सो कॉल्ड ऑपरेशनल डिसीजन लेंगे कि मैं कर रहा हूं, और वो ही उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे एनएससी में ऑफ कंट्रोल के तौर पर। सो इस पूरे के बीच में ये जो अभी अभी उन्होंने कल या परसों स्ट्रेटेजिक फोर्सेस का नया कमांडर लगाया है, 4 स्टार जनरल, पहली बार, इससे पहले नहीं था। 4 स्टार जनरल एक ही होता था, दैट इज आर्मी चीफ। पहली बार वहां बना रहे हैं 4 स्टार जनरल। तो फिर वो 4 स्टार जनरल करेगा क्या?
हालांकि उनके यहाँ बोला जा रहा है कि ये 4 स्टार जनरल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इस बंदे ने बनना था आर्मी चीफ। अब वो आर्मी चीफ तो बन नहीं पाएगा क्योंकि फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ एक ही बंदे के पास है। सो वो वाली प्रमोशन तो मिल नहीं पाएगी, लेकिन उसको 4 स्टार बना दिया है सो दैट इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक कमांड बिकम्स बेटर। तो चलिए, ये न्यूक्लियर वाले लोग हैं इसलिए, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान ये जरूर जानता है कि डायरेक्ट वॉरफेयर में, ट्रेडिशनल वॉरफेयर में वो कभी नहीं लड़ पाएगा किसी से भी, लेकिन इनडायरेक्ट वॉर में और न्यूक्लियर वॉर में वो बड़ी आराम से लड़ ले, क्योंकि बम को भेजना ही तो है ना। उसके बाद बम रास्ते में क्या होगा क्या पता फर्क पड़ता है, बट हमारे यहां से तो छोड़ दिया ना, मतलब पाकिस्तान के यहां से। सो इसलिए अब जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि सीडीएफ, जैसे हमारे यहाँ सीडीएस होता है, उनके यहाँ सीडीएफ होता है फोर्सेस वाला, प्लस सीओएस, वो एक ही आदमी है। तो ये डिसीजन मेकिंग वो एक आदमी करेगा, क्योंकि अगर पीएम की बात करें तो वो जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, जो उसके कैबिनेट डिसीजन होते हैं, वो उसमें लिए जाते हैं। अब यहां आप पाएंगे कि वो बिल्कुल साइड में हो गया। तो अब अगर मैं मुनीर हूं तो मैं डिसाइड करूंगा, चलिए जी बम इस्तेमाल करना है, फोन उठाया, पीएम साहब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बात खत्म। अब वो प्रोसीजरली उनका अपना वो हो जाएगा। और इसी तरह जो यूनिफाइड कंट्रोल है, यूनिफाइड कंट्रोल का मतलब होगा कि एयरफोर्स और आर्मी के पास जो ये न्यूक्लियर है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस वाला जो कैपेबिलिटी है, उसका भी एक कंट्रोल सेंट्रलाइज हो गया। सो अगर आप देखें मोटे तौर पर तो 2 ही लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक फील्ड मार्शल और एक वो जो एसएफसी का जो 4 स्टार वाला जनरल उन्होंने कल बनाया, इनके अलावा और कोई नहीं। सो मैं तो यही कहूंगा कि सिविलियंस का उन्होंने रोल कम कर दिया है, और इस वजह से, ये कम इस वजह से भी है कि मुनीर को लग रहा है कि कहीं कोई इमरान खान जैसा प्राइम मिनिस्टर आ गया तो वो शायद उनकी ना सुने, नवाज शरीफ जैसा आ गया तो वो पॉलिटिकली अपने आप को ऊपर लाए, तो अब इन्होंने उसको इलिमिनेट कर दिया। सो प्राइम मिनिस्टर फॉर द न्यूक्लियर पार्ट इज नोबडी नाउ, इट इज ओनली इन्फो एड्रेसिंग, इन्फॉर्म करना होता है और अपना आप जो काम करना है आप करते हैं। सो इस वजह से मैं ये जरूर कहूंगा कि आज के बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के लिए और ज्यादा डेंजरस हो गया, क्योंकि वो जो 4 उंगलियां 10 उंगलियों ने मिलकर डिसीजन लेना था, अब वो 1 उंगली डिसीजन ले, मतलब दैट इज द डेंजरस पार्ट ऑफ दैट। सर एक चीज कि कितना डेंजरस ये है, ये तो अमेरिका भी जान रहा है, वर्ल्ड कम्युनिटी भी जान रही है, तो क्या वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से कोई एक एक्शन होता दिख सकता है? पहली चीज। दूसरी चीज ये, क्या पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है? देखिए, जहां तक वर्ल्ड एक्शन की बात आप कर रहे हैं ना, वर्ल्ड एक्शन में ये एक बड़ी ट्रेडिशनल चीज अगर आप नोटिस करें, वर्ल्ड कम्युनिटी में हमेशा से समझता हूं और कहता हूं, डिप्लोमेटिकली कहता हूं कि वर्ल्ड कम्युनिटी अंधी होती है, वो बहरी भी होती है और गूंगी भी होती है। सो बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक कंट्री को या वर्ल्ड कम्युनिटी को पहले तो आप कुछ दिखाएं, अब जब उनको दिखा भी दिया, उनके समझ भी आ गया, तो उनके कान में भी ये बात पड़नी चाहिए कि जनाब ये दुनिया के लिए डेंजरस है। अब ये दोनों काम करने के बावजूद वो जो बोलने वाली बात है वो कंट्रीज बोलती ही नहीं है। सो इस वजह से आप हर बार पाते हैं, कौन नहीं मान रहा इस समय कि यूएस से ईरान में यूएस ज्यादा गलत है, कौन नहीं मान रहा कि यूएस और वेनेजुला में यूएस टोटली गलत है। बोल कौन पा रहा है और कितना बोल पा रहा है? जो बोल भी पा रहा है वो दबी जबान में बोल पा रहा है। उस तरह की बात नहीं है। यूएन भी बोलने को बोल गया, लेकिन किया क्या? हुआ तो कुछ नहीं, कॉग्निजेंस तो यूएस ने लिया नहीं। सो सेम गोस फॉर पाकिस्तान। जब कंट्री एक रोग हो जाता है तो उस रोग कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगी कि ही हैज गॉट नथिंग टू लूज। आप अगर आज ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब दे दीजिए बाई चांस, थ्योरेटिकली, वो एकदम से इस्तेमाल कर देगा इजराइल के ऊपर, उसको 1 सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि दे हैव नथिंग मोर टू लूज। वो तो वैसे ही काफी तकलीफ में है ना। एंड सेम गोस फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान, मैं कहता हूं, नॉर्थ कोरिया से 4 कदम आगे हो जाएगा अगर यूज की बात करें, डेंजरसनेस की बात करें।
अगर यूएस पाकिस्तान में एक इतनी सी % होप है कि शायद वो इस तरह ना कर पाए, वो इसलिए होगी कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और सारी चीजें आर डिजाइन्ड बाय यूएस, आर रिमोटली कंट्रोल्ड बाय यूएस। मतलब यूएसए के पास ये काबिलियत है कि चलिए जी, आपने वो बम निकाला, F-16 में डाल भी दिया, तो F-16 को वो डिसेबल कर सकता है या उसके डिलीवरी मैकेनिज्म्स को इंटरफेयर कर सकता है, उसके पास जो सैटेलाइट सिस्टम्स है उनको डिसेबल कर सकता है, पार्शियल क्लाउडिंग कर सकता है। अगर किसी वजह से ये भी देख लेंगे चलिए चाइना के साथ करेगा, तो चाइना ऑल्सो इज ऑन सेम लाइन्स। चाइना भी अपने आप में एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है जहां तक न्यूक्लियर बात है। सो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा, लेकिन जितना मुश्किल था पहले उससे काफी आसान हो जाएगा कि एक गलत डिसीजन लेना, एक एक्सीडेंटल डिसीजन लेना, एक नी जर्क रिएक्शन लेना, जबकि ये पावर्स जो हैं वो किसी एक के पास होगी। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कम्युनिटी पाकिस्तान को समझा पाएगी। इनफैक्ट अगर आप मोटे तौर पर देखें तो यूएस 99% पाकिस्तान को सपोर्ट और प्लीज उसको लल्लो चप्पो में, उसको निप्पल से दूध पिलाने में वो इसीलिए लगा रहता है कि इसका न्यूक्लियर पार्ट कहीं एक किसी एक्सट्रीम उसमें मिसयूज ना कर जाए। दैट इज द बिगेस्ट ब्लैकमेल जो पाकिस्तान के पास है अगेंस्ट यूएस, क्योंकि ये बात क्लियर है कि अगर कल गल्फ कंट्री ईरान किसी वजह से बहुत क्लोज आ गए पाकिस्तान के, तो वो उस बॉम्ब को, ऐसा वर्ल्ड में एप्रीहेंशन भी है कि वो वर्ल्ड में ये वाला बम टेररिज्म में भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है। और मैं इसका प्रूफ आपको दे देता हूं। यूएस के 5 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको उसने अपना एनिमी डिक्लेयर किया हुआ है। पहला ऑब्वियस बात है कि रशिया है, दूसरी ऑब्वियस बात है कि चाइना है, लेकिन तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। आप सोचिए कि चाहे वो, इसीलिए आप देखते हैं कि वो ज्यादा एंगेज करता है उसके साथ कि सो दैट ये कंट्रोल में रहे, ये बागी ना हो जाए। बट अपने आप में इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर वर्ल्ड। ये बॉम्ब कहीं पर भी गलत इस्तेमाल जरूर हो सकता है। आसिम मुनीर के हाथ में वो पावर्स आ चुकी हैं जो हिटलर के हाथ में, मतलब दुनिया के लिए खतरा बन सकता है आसिम मुनीर। ये हिटलर वाली पावर्स ले करके आसिम मुनीर इंडिया के लिए भी खतरा होंगे। इंडिया कितना तैयार है? इंडिया के लिए खतरा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मेरे लिए एक छोटा सा एनालिसिस ये है कि ये हिटलर नहीं बन पाएगा। पता है क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि इसकी आवाम इसके साथ नहीं खड़ी है, दिल्ली दिल में इसकी पॉलिटिकल सेटअप इसके साथ नहीं खड़ी है, इमरान खान के जितने प्रोटेस्टर हैं वो इसके साथ नहीं खड़े हैं, बलूचिस्तान इसके साथ नहीं खड़ा है। प्रॉब्लम इसकी इतनी कम नहीं है, लेकिन ये जो इस समय कर रहा है ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे दिख रहा है कि अगर इंडिया का पोस्चरिंग थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे कर। बट जहां तक इंडिया की बात है तो वेल, ये मेरा अपना सोच है, गलत है सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि पाकिस्तान, तुम अपना बम उस किराना स्टोर से निकालोगे, उसको वो सो कॉल्ड 18-20 किलोमीटर ले जाओगे शाहबाज एयरफील्ड पर, वहां पर F-16 उसको फिट करोगे। हर एक में चाहे 2-2 मिनट लगे, 10 मिनट, मुझे नहीं पता कितना मिनट, लेकिन लगेगा टाइम। उसके बाद वो वहां से उड़ेगा, उड़कर तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर हमारी तरफ आएगा, और पाकिस्तान ये सोचे हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वेल लेट मी टेल यू, दुनिया की काबिलियत है, इंक्लूडिंग यूएस की काबिलियत है कि जब एक न्यूक्लियर वेपन अंडर स्टोरेज से, मैगजीन से निकलकर जब भी कभी बाहर आएगा वो डिटेक्ट हो जाए। और अगर यूएस डिटेक्ट कर सकता है तो वेल, काफी लोग और भी हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं, और किस्मत से मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जो मैं भी डिटेक्ट कर सकता हूं। ये काबिलियत हमारे पास है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने बम निकाला, फिट किया, मेरे तरफ आए, और मैं ये सब आपको करने दूं। क्यों? क्योंकि मेरी सेकंड स्ट्राइक की पॉलिसी। सेकंड स्ट्राइक डज नॉट मीन कि मैं देख सकता हूं कि आपका बम मेरी तरफ चला है, अब मैं वेट कर रहा हूं कि जनाब आकर जब लग जाएगा उसके बाद जाऊंगा। ये नहीं होता है सेकंड स्ट्राइक। सेकंड स्ट्राइक है आपने अपना पहला ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया बम निकालने का,
क्योंकि निकाला है तो इस्तेमाल के लिए ही तो निकाला है ना, ये टॉय बॉम्ब तो है नहीं। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बम हम तक आते आते पाकिस्तान के लिए भी उतना ही भारी पड़ सकता है जितना वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर भारी पड़े। बिल्कुल सही। सर मैं फाइनल क्वेश्चन लूंगा आपसे। ऐसा कंट्री आपके पड़ोस में है जो कि हिटलर की तानाशाही की तरह है और न्यूक्लियर वेपन से इक्विप्ड है। न्यूक्लियर वेपन से इक्विप्ड हिटलर नहीं था। एक साइड उसके ईरान है, एक साइड उसके इंडिया है, दोनों दुश्मन। ईरान को अभी कल ही धमकी दी कि हम आपके साथ सारे ट्रेड लिंक्स खत्म कर देंगे, जो आपने तेल की ट्रेड की बात की थी वो खत्म कर देंगे। आसिम मुनीर ने दी, क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, और पैसा इसलिए नहीं है कि ये आतंकवादी ज्यादा बना रहे थे, इंजीनियर कम बना रहे थे, आप जैसे ऑफिसर्स कम बना रहे थे। फैक्ट रिमेन्स कि ये धमकियां दे रहे हैं, ये ईरान के साथ हेड ऑन कोलिजन में जा सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ईरान अगर सऊदी पे ऐसे हमले हुए तो इनका डिफेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट पैक्ट है और ये इनको घुसानी पड़ेगी आर्मी, मजबूरी है, वरना इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। और हिम्मत खाने नहीं, के लिए रोटी हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। राइट, आपको ये बात माननी पड़ेगी। मैं इसको नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूं, मैं बड़े पॉजिटिवली एक सेंसिबल बात कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को, जब मैं ये कहता हूं आप में हिम्मत नहीं है, ये सेंसिबल बात है। अच्छी बात है कि आप समझते हैं कि अगर आपने ईरान के ऊपर किसी भी तरह का अटैक करने की कोशिश करी तो उसके रिपरकशंस आपके लिए डिजास्टर्स तो होंगे, लेकिन सर खाने के लिए रोटी नहीं रह जाएगी तो मरता क्या ना करता करना पड़ेगा ना सर। राइट सर, इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब खाने के लिए रोटी नहीं रह जाएगी तब तो ये लड़ेंगे, और तब तो डॉलर आएगा, डॉलर चाहिए ही, तेल भी चाहिए, रोटी भी उसी से आनी है। तब तो ये बोलेंगे ना कि ठीक है 10 मर जाए 20 मर जाए लेकिन हम जाएंगे। देखिए, नहीं, ये सिर्फ डॉलर का मामला नहीं है, ये सिर्फ डॉलर का मामला नहीं है। वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट, हमें समझना पड़ेगा। और अगर इनके एक्शंस देखें, 28 फरवरी को ये लड़ाई शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो, यूएस और ईरान की। तकरीबन 6-7 मार्च के करीब ईरान ने अटैक्स जो है वो सऊदी पर भी करे थे। उसके बाद से कंटिन्यूसली काफी अटैक्स हुए। इन्होंने तो तब फोर्स नहीं भेजी, इन्होंने फोर्स जब भेजी जब पीस अकॉर्ड की तरफ कुछ बातचीत बनती नजर आई, तब भेजी, बड़े सीरियसली, क्योंकि इन्हें मालूम है। भाई आप एक बात बताइए ना, आप ईरान के ऊपर अटैक कैसे कर दोगे? पहली बात, अगर आप हुतीज के ऊपर भी ले लो तो हुती इज द प्रॉक्सी ऑफ ईरान। ईरान तो एक सेकंड नहीं लगाएगा, एक सेकंड नहीं लगाएगा आपके ऊपर अटैक करने में, आपके ऊपर मिसाइल डालने में, आपके ऊपर ड्रोन डालने में। ईरान हैज नथिंग टू लूज। पाकिस्तान बड़ा क्लैरिटी से काम कर रहा है, उसे मालूम है पैसा चाहिए, और पैसा सऊदी ने $3.5 बिलियन दिया है। तभी उसके बाद तो फौज गई थी। अगर आप डेट्स देख लीजिए, जिस दिन इनको पैसा मिला उसके 3 दिन बाद पहुंच गई। उस $3.5 बिलियन में से $3 बिलियन इन्होंने यूएई के वापस करे। ये भी ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि वो 27 तारीख को वापस होने थे, मार्च/अप्रैल में। सो बड़ा सीधा सीधा इक्वेशंस है। एज पर एज आई कैन सी, पाकिस्तान अपने सपने में भी कभी ईरान की तरफ मुंह उठाकर नहीं देख पाए। आई डोंट थिंक, बिकॉज कंप्लीट डिपेंडेंस है एक तरीके की। और अबव ऑल एक लड़ाई क्रिएट कर मैं तो कहता हूं, अगर ऐसे ही अगर टेक्निकली बात करनी है तो ठीक है जी, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, आप वहां घुसिए, हम आपके यहाँ घुस रहे हैं। मैं हमें भी तो पीओके अपना लेना है, आज नहीं तो कल। हम भी तो वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का। बड़ा सीधा सीधा मामला है, इसमें कोई मॉरल वैल्यूज का तो चक्कर नहीं है कि नहीं जी पाकिस्तान किसी लड़ाई में अटका हुआ है इसलिए अटैक नहीं करा जाएगा। क्यों नहीं करा जाएगा? साम दाम दंड भेद सिर्फ आप ही के लिए थोड़ी ना है, दुनिया के लिए अगर है तो इंडिया के लिए भी है। क्या आप किसी शिया और हिंदू, शिया और हनूद कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट की बात, लेकिन इट कैन बी अनसेड कॉन्ट्रैक्ट। मैं तो ये कह रहा हूं अनसेड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सारी बातें कहीं भी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। सही बात है। जहां पर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर शिया वोट बैंक ज्यादा है, लखनऊ,
भोपाल, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बीजेपी 1989 के बाद से हारी नहीं। अनसेट कॉन्ट्रैक्ट पता है। वैसे तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मुरैना बोलूं या बोलूं विदिशा बोलूं, ये सारी नहीं हारी है बीजेपी। एकलव्य फहरिस्त है इसकी जो बीजेपी नहीं हारी, लेकिन सारे के सारे बीजेपी लीडर्स जो बड़े लीडर्स हैं वो लखनऊ और भोपाल को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि यहाँ एक बड़ा शिया वोट बैंक है जो कि it's extremely chaste to BJP. शियाज कहीं हिंदूज के साथ अलाइनमेंट है। ये इंडिया का फिनोमिनन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है और इस इंटरनेशनल फिनोमिनन को देखा जा चुका है। सर थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर। आपके साथ जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। सर एक चीज कि वी हैव 500 people live with us at the moment. This was a simulcast on इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा एंड पिक्चर ताज विद रोहित शर्मा। जल्दी एक प्रोग्राम के साथ और आएंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।